Hello students, this is Sonam Sangwan, Assistant Professor in the Department of Economics, Government College for Women, Bhavani Kheda. So today our topic of discussion is foreign exchange यानी विदेशी विनिमय. तो सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि विदेशी विनिमय होता क्या है. जनरल टर्म्स में क्या बात करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी, कि विदेशी मुद्रा को हम विदेशी विनिमय का नाम दे देते हैं. फॉर एग्जांपल इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया कि डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, फ्रैंक की सारी चीज़ें क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है. बट इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इट इज़ यूज्ड इन अ ब्रॉडर सेंस. मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज इज़ द कन्वर्जन ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इनटू अनदर. कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, विदेशी विनिमय इज़ कि एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करना, एक्सचेंज करना इज़ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय. और जिस रेट के ऊपर, जिस स्पेसिफिक रेट के ऊपर ये एक्सचेंज होगा, ट्रेड होगा दो करेंसीज के बीच में, उस रेट को बोलेंगे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर. फॉर एग्जाम्पल $1 इज इक्वल टू 73.23 इंडियन रुपी. तो दैट इज़ द एक्सचेंज रेट, कि दो करेंसी के बीच में जो एक्सचेंज है वो किस रेट के ऊपर होता है. तो सो फॉरेन एक्सचेंज इज द कन्वर्जन ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इनटू अनदर कंट्रीज करेंसी. नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है. जैसे गुड्स मार्केट होती है, वस्तु बाजार होता है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं जो गुड्स को परचेज, बाई और सेल करते हैं, खरीदते और बेचते हैं. वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है जहाँ पे जो अलग अलग कंट्रीज़ की जो करेंसीज है उनका लेन देन होता है, ट्रेड होता है, एक्सचेंज होता है. सो इट इज़ ए मार्केट वेयर एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट करेंसीज टेक प्लेस, जहाँ दो अलग अलग करेंसीज की बाइंग एंड सेलिंग होती है, खरीदारी जब खरीदते हैं और बेचते हैं. इसके फीचर्स क्या है कि ये जो मार्केट होती है ग्लोबल ऑनलाइन नेटवर्क होता है जिसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती. इसमें ट्रेडर्स हैं, वो अपनी करेंसीज को बाई एंड सेल करते हैं, परचेज करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं. वो ट्रेडर्स इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, कोई फर्म्स भी हो सकती है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती है. सो इट हैज़ नो फिजिकल लोकेशन एंड ऑपरेट्स 24 आवर्स अ डे. 5 डे वीक होता है और इसमें 24 आवर्स अ डे ये मार्केट ऑपरेट होती है. इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड मार्केट इन द वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंडियन इम्पोर्टर है, वो यूएस से अगर गुड्स को इम्पोर्ट करता है, देन ही हैज़ टू पे इन US$. कोई भी इम्पोर्टर है जिस भी अगर वो किसी चीज़ को, किसी वस्तु को आयात करता है तो उसको उसी देश की करेंसी के अंदर, उसी देश की मुद्रा के अंदर उसको भुगतान करना होता है. तो अगर इंडियन इम्पोर्टर कोई यूएस से कोई चीज़ को इम्पोर्ट करता है तो उस यूएस की करेंसी, यानी यूएस की करेंसी डॉलर है, उसके अंदर ही उसको पेमेंट करनी होगी. तो उसके लिए वो क्या करेगा, ही विल अप्रोच फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहाँ पे वो क्या करेगा, इंडियन रुपीज़ के बदले में US$ को वो खरीदेगा और फर्दर ही कैन गो फॉर पेमेंट्स. सो इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स आर डिटरमाइंड, कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स होती हैं, यानी जो करेंसी का जो एक्सचेंज रेशियो होता है वो भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर ही डिटरमाइन होता है. तो दिस इज़ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, विदेशी विनिमय बाजार, जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ की करेंसीज का आपस में ट्रेड होता है, कन्वर्जन होता है, एक्सचेंज होता है. दो तरह. नेक्स्ट इज एक्सचेंज रेट, विनिमय दर क्या होती है. एक्सचेंज रेट इज़ द रेट, जैसे कि मैंने बताया कि वो स्पेसिफिक रेट होती है जिस रेट के ऊपर दो करेंसीज का ट्रेड होता है. सो इट इज़ द रेट एट विच 1 यूनिट ऑफ अ करेंसी ऑफ ए कंट्री कैन बी एक्सचेंज फॉर द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए करेंसी ऑफ अनदर कंट्री. कि किसी करेंसी, किसी कंट्री की करेंसी की एक यूनिट के बदले में दूसरी कंट्री की करेंसी की कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स खरीदी जा सकती हैं, एक्सचेंज हो सकती हैं, जिस रेट के ऊपर एक्सचेंज होंगी उसको बोलेंगे एक्सचेंज रेट, विनिमय दर. इट इज़ द प्राइस पेड इन डोमेस्टिक करेंसी इन ऑर्डर टू गेट 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी. कि अगर हम विदेशी मुद्रा की एक यूनिट खरीदने के लिए हमें कितनी अपनी डोमेस्टिक करेंसी का, इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कितना प्राइस पे करना पड़ेगा, दैट इज़ द एक्सचेंज रेट. जैसे कि अगर हम $1 को हमें वी हैव टू गेट $1 US$, तो हमें 73 इंडियन रुपीज़ उसके लिए पे करने पड़ेंगे. तो दैट इज़ द एक्सचेंज रेट, प्राइस पेड इन डोमेस्टिक करेंसी. इट एक्सप्रेसेस द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द करेंसीज ऑफ टू कंट्रीज. अगर अब दो टर्म आती है यहाँ पे, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन. अब जब किसी कंट्री की करेंसी की जो एक्सचेंज रेट है अगर वो राइज हो जाती है तो उसको बोलेंगे एप्रिसिएशन. अगर किसी कंट्री की जो करेंसी की एक्सचेंज रेट है वो फॉल हो जाती है, वो कम हो जाती है, तो उसको बोलेंगे हम डेप्रिसिएशन, कम हो जाती है. तो दो तरह की एक्सचेंज रेट सिस्टम है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. स्थायी विनिमय दर और अस्थायी या लचीली विनिमय दर जिसको बोलते हैं. तो जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसको बोलते हैं हम पेस्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा नाम इसका ये भी है.
इट इज़ अ सिस्टम ऑफ करेंसी एक्सचेंज जिसके अंदर क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इज टाइड टू अनदर करेंसी और गोल्ड बाय द गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटी। इसके ऊपर पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, या फिर कोई गवर्नमेंट, मान लो कि किसी कंट्री की जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है यानी सेंट्रल बैंक, पूरा उसके कंट्रोल में होती है। अब गवर्नमेंट या मॉनेटरी अथॉरिटी क्या करती हैं, अपनी कंट्री की जो डोमेस्टिक करेंसी है उसको जो बाकी देशों की जो करेंसी है उसके साथ फिक्स टाई कर देती है, फिक्स रेट के ऊपर टाई कर देती है, फिर गोल्ड के साथ उसका अपना प्राइस फिक्स कर देती है। So it is a system of currency exchange in which the value of one currency is fixed, one currency is tied to another currency or the price of gold. इससे क्या होगा, बाई पेजिंग वन करेंसी टू अनदर देयर इज लेस फ्लक्चुएशन, कि जो एक्सचेंज रेट है उसके अंदर फ्लक्चुएशंस कम होंगे। जब हम मनी का आपस में जो करेंसी का ट्रेड होता है मार्केट के अंदर कंट्रीज़ के बीच में, तो फ्लक्चुएशंस कम हो पाते हैं क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, गवर्नमेंट उसको फिक्स मेंटेन करके रखती है। करेंसीज विद फिक्स एक्सचेंज रेट्स आर देयरफॉर ज़्यादा स्टेबल होती हैं, क्योंकि फ्लक्चुएशंस कम होंगे तो अनस्टेबल भी नहीं होगी, मोर स्टेबल होंगी, और लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्केट कंडीशंस। जो मार्केट की कंडीशंस होती हैं, जो फोर्सेज होती है डिमांड एंड सप्लाई, उनसे कम इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है हमारा, जो फ्लोटिंग, जिसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स भी बोलते हैं, वो सारा डिपेंड करती है मार्केट कंडीशंस के ऊपर, मार्केट की फोर्सेज के ऊपर, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। तो जो हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है दैट इज लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्केट कंडीशंस। करेंसीज विद फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स आर यूजुअली पास टू अ मोर स्टेबल और ग्लोबल। यूजुअली जो एक ज़्यादा स्टेबल करेंसी होती है, फिर जो ग्लोबली प्रोमिनेंट करेंसी होती है, डोमिनेटेड करेंसी होती है, जैसे यूएस डॉलर है, यूरो है, तो उनके साथ यूजुअली अपनी जो कंट्रीज़ है जो भी फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम के ऊपर ऑपरेट कर रही हैं अभी भी, तो वो अपनी करेंसी को उसके साथ फिक्स कर देती हैं, पैस कर देती हैं। उसके अकॉर्डिंगली फिर बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ उनकी करेंसी की एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोन, इट्स पेस्ट, वो कैसे कि किस रेट के ऊपर कि पर 100 यूरो 746.038 इतने क्रॉन उसके अवेलेबल हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं विद अ फ्लक्चुएशन बैंड ऑफ, साथ में उन्होंने एक नैरो बैंड रख दिया कि इतना फ्लक्चुएट कर सकती है करेंसी ±2.25%, कि इतना ऊपर और नीचे यानी प्लस और प्लस माइनस इतना ज़्यादा हो सकता है और इतना ही कम, एक विद इन नैरो बैंड वो फ्लक्चुएट कर सकती हैं, उससे ज़्यादा वो फ्लक्चुएट नहीं करेंगी। तो अपनी करेंसीज की जो एक्सचेंज रेट है उसको वो फिक्स कर देते हैं किसी भी प्रोमिनेंट करेंसी के साथ। अब कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स रहे फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम के फेवर में और अगेंस्ट में, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट की जो फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम है वो इंटरनेशनल ट्रेड को इनकरेज करता है, क्योंकि जो फॉरेनर्स होते हैं उनको सर्टेनली उन चीज़ों का पता होता है कि अगर वो कोई चीज़ को इंपोर्ट करते हैं तो उसके बदले में उनको कितना भुगतान करना है, कितनी डोमेस्टिक करेंसी चाहिएगी पे करने के लिए, कितना अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके बदले में उनको कितना डोमेस्टिक करेंसी वो दे विल गेट। तो जो एलिमेंट्स होता है सर्टेनिटी का, तो उससे क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड है वो प्रमोट जाता है, क्योंकि यूजुअली जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फुल इन्फॉर्मेशन होती है कि किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करने से कितनी करेंसी मिलने वाली है, क्योंकि एक्सचेंज रेट फिक्स है। और जब मान लो कि अगर वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते तो कितनी डोमेस्टिक करेंसी उसको मिलेगी, या इंपोर्ट करते तो कितना डॉलर उनको पे करने हैं, तो उसके लिए कितनी डोमेस्टिक करेंसी चाहिएगी कन्वर्जन के लिए। तो ये सारी चीज़ें सर्टेनिटी होती है इन चीज़ों में, तो जिससे जहाँ पे भी सर्टेनिटी होती है, स्टेबिलिटी होती है, तो वो चीज़ें स्मूथली ग्रो करती हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड को इंकरेजमेंट मिलता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करती हैं। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए विदेशी पूंजी सबसे मोस्ट एसेंशियल फैक्टर होती है। तो अगर एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल होंगी, फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होंगे, उनमें ज़्यादा अनसर्टेनिटी नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, जो फॉरेनर जो इन्वेस्टर्स होते हैं दे विल गो फॉर लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट तभी पॉसिबल ज़्यादा जब एक्सचेंज रेट है वो ज़्यादा स्टेबल हो। तो जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, अगर फ्लक्चुएशंस कम होंगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो उससे क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे फॉरेन कैपिटल को, जिस जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। एंड ऑफ स्पेकुलेशन एंड हैजिंग, अगर किसी भी जो, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं, ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पेकुलेशंस है, हैजिंग है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे इस्टेब्लिश होती हैं, कहाँ पे ऑपरेट होती हैं, जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है, सट्टा वगैरह लगाना, ये सारी चीज़ें, तो जहाँ फ्यूचर को लेके अनसर्टेनिटी होती है वहीं पे ये एक्टिविटीज़ होती हैं ये। तो इस केस में जहाँ पे अनसर्टेनिटी नहीं होगी, जहाँ पे स्टेबिलिटी होगी, तो इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं होगी, स्पेकुलेशन, हैजिंग, इन चीज़ों का, इन क्रियाओं का ये ख़त्म हो जाती है। इंटरनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम, क्योंकि जितना फिक्स एक्सचेंज सिस्टम होगा
उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी मार्केट के अंदर, जो प्राइस लेवल है वो भी स्टेबल रहेगा, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, प्राइस लेवल स्टेबल रहेगा। तो उससे क्या होगा, फॉरेन ट्रेड और ये सारी चीज़ें जो कांस्टेंट प्राइसेस होने की वजह से जो इंटरनल स्टेबिलिटी हमारी वो हमारा मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट इज इनकरेजमेंट टू कैपिटल फॉर्मेशन, कि जो स्टेबल एक्सचेंज सिस्टम है वो कैपिटल फॉर्मेशन को इनकरेज करता है। इस केस में क्या होता है कि अगर फ्लक्चुएशंस नहीं होते एक्सचेंज रेट में, तो उस फ्लक्चुएशंस को कोप अप करने के लिए हमें ज़्यादा लिक्विडिटी को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते रहते होंगे तो फ्लक्चुएशन से कोप अप करने के लिए हमें लिक्विडिटी चाहिए, कि हमारे पास रिजर्व्स होने चाहिए फॉरेन करेंसी को। तो इन दैट केस अगर फ्लक्चुएशंस नहीं है तो हमें रिजर्व्स नहीं चाहिए, तो उन फंड्स को हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट होगा जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, लेवल ऑफ जीडीपी है वो एक्सीलरेट होगा। ठीक है, तो कैपिटल फॉर्मेशन को इनकरेजमेंट मिलता है फिक्स एक्सचेंज सिस्टम में। तो दीज वर द पॉइंट्स दैट वाज इन फेवर ऑफ एक्सचेंज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। नेक्स्ट, इसके अगेंस्ट में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट इज इट इज़ रिलेटिवली लेस कंडीसिव टू इंटरनेशनल ट्रेड, कि अगर दोनों को कंपेयर करें, हम हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे बोल रहे हैं, तो जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम था उसने जो इंटरनेशनल ट्रेड के प्रोसेस को ज़्यादा एक्सिलरेट किया है एज कंपेयर टू फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो दिस सिस्टम इज फाउंड टू बी लेस कंडीसिव टू इंटरनेशनल ट्रेड। दूसरा, ये कोई रियल रेट ऑफ एक्सचेंज नहीं है, क्योंकि ये जो इकोनॉमी की एक रियल सिचुएशंस होती है, इकोनॉमिक सिचुएशन, उन चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट नहीं करती है, उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करती है। सारा कुछ गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटी के कंट्रोल में होता है, और इन सिचुएशन के अंदर कोई भी कंट्री फॉरेक्स क्राइसिस को फेस कर सकती है, जिससे इन्वेस्टमेंट का जो पेस है, जो एक लेवल ऑफ जीडीपी के जो पेस है वो मतलब उसके वो रुक सकता है उस केस में। तो एक रियल रेट ऑफ एक्सचेंज नहीं होता। इंटरनेशनल क्राइसिस कि अगर हम रिसेंटली पास्ट की बात करते हैं, तो अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस के ऊपर ये चीज़ें देखी गई हैं कि जिन जिन कंट्रीज़ के अंदर भी एक फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम था, उन्होंने इंटरनेशनल क्राइसिस को फेस किया है। जैसे ब्रेटन वुड सिस्टम था, जिसमें आईएमएफ के जितने भी मेंबर कंट्रीज थे उन्होंने अपनी करेंसी को डॉलर के साथ लिंक कर दिया। अब जब अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपनी, क्योंकि उसके पास इतने इनफ गोल्ड रिजर्व्स नहीं थे कि वो सबको कन्वर्ट कर सके, सब रिजर्व्स को गोल्ड के अंदर, तो उसने अपनी करेंसी को इनकन्वर्टिबल इनटू गोल्ड डिक्लेयर कर दिया, जिससे सारी ही कंट्रीज़ को इंटरनेशनल क्राइसिस को फेस करना पड़ा, और जो हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम था वो डिसइंटीग्रेट हो गया। So these were the arguments against fixed exchange rate system. Now the determination of fixed exchange rate, कि जो fixed exchange rate है उसका determination, जो equilibrium rate of exchange है उसका determination कहाँ पे होगा। A fixed exchange system is one where the value of exchange rate is fixed to the another currency, दूसरी currency के साथ fix होता है। This means the government have to intervene in the foreign exchange market to maintain the fixed rate। गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा so that कि जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है उसको वो फिक्स रेट के ऊपर मेंटेन कर सके विद इन अ नैरो बैंड। द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट में बी आइदर अबोव और बिलो द फिक्स रेट। जो इक्विलिब्रियम रेट है, संतुलित दर है, वो फिक्स रेट से ऊपर भी हो सकती है, उससे नीचे भी डिसाइड हो सकती है। 1930 से पहले क्या था कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड एरा के अंदर जो किसी भी कंट्री की जो करेंसी की रेट ऑफ एक्सचेंज थी, दैट वाज डिपेंडेड ऑन द क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, कि उसके अंदर जितनी गोल्ड की क्वांटिटी है उसके ऊपर डिपेंड करती थी। उसके अकॉर्डिंगली जो अलग अलग कंट्रीज़ की एक्सचेंज रेट डिसाइड होती थी। फॉर एग्जांपल, अगर अमेरिकन गवर्नमेंट अपने $1 का प्राइस फिक्स कर देती है एज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, और गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड अपने प्राइस फिक्स कर देती है 1 पाउंड का एज इक्वल टू 4 ग्राम ऑफ गोल्ड, तो जो रेट ऑफ एक्सचेंज थी वो कैसे डिसाइड होती थी, 1 पाउंड इज इक्वल टू $4 और $1 इज इक्वल टू 1/4 पाउंड। तो ऐसे है, अब हर कंट्री अपनी कंट्री जो करेंसी की वैल्यू है वो गोल्ड के अंदर फिक्स करती थी, और उसके अकॉर्डिंगली फिर गोल्ड के हिसाब प्राइस के हिसाब से बेसिस पे ही कंट्रीज़ की एक्सचेंज रेट डिसाइड होती थी। बट 1977 के बाद से जितनी भी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज थी जो आईएमएफ के मेंबर कंट्रीज थी, तो उन्होंने फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम को अबंडन कर दिया और जो फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम था उसको अडॉप्ट कर लिया। फिगर 1 में आप देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम रेट है दैट इज अबोव द फिक्स रेट। ये हमारी फिक्स रेट हमने दिखाई हुई है, फिक्स रेट की लाइन, और जो इक्विलिब्रियम है डिमांड एंड सप्लाई में दैट इज अबोव द फिक्स रेट। देयर इज शॉर्टेज ऑफ नेशनल करेंसी एट फिक्स रेट। फिक्स रेट के ऊपर शॉर्टेज को शो किया हुआ है कि फिक्स रेट के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे शॉर्टेज ये दिखाई हुई है कि जो डिमांड है नेशनल करेंसी की वो उसकी सप्लाई से ज़्यादा है, यानी सप्लाई कम है, शॉर्टेज ऑफ नेशनल करेंसी।
तो उससे क्या होगा, सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है। तो दिस वुड नॉर्मली फेस द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट अपवर्ड्स। लेकिन एक्सचेंज रेट जो होती है फिक्स होती है, उसको हम वी कैन नॉट अलाउड टू मूव। तो उसको फिक्स मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट विल नीड टू सेल देयर ऑन करेंसी फ्रॉम देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कि अपने रिजर्व में से ही अपनी करेंसी को वो सेल करेगी, क्योंकि सप्लाई को इंक्रीज करेगी, क्योंकि सप्लाई की शॉर्टेज है, मतलब शॉर्टेज ऑफ नेशनल करेंसी, तो अपनी करेंसी को वो सेल करेगी और ओवरसीज जो फॉरेन करेंसीज है उसको वो बाय करेगी। एंड इसका इफेक्ट क्या होगा, जो सप्लाई कर वो शिफ्ट होके S से S2 हो जाएगा और ऑटोमेटिकली डिमांड और सप्लाई किस पे आ जाएंगे, जो इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे एंड फॉरेन करेंसी होल्डिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो ये था कि जब इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है वो अबोव द फिक्स रेट अगर डिटरमाइन होती है। नेक्स्ट इज कि अपोजिट कि इक्विलिब्रियम रेट इज बिलो द फिक्स रेट, कि फिक्स रेट से कम है, यहाँ पे क्या होगा, सरप्लस होगा। फिर यहाँ पे इक्विलिब्रियम रेट है वो यहाँ पे फिक्स रेट से नीचे इक्विलिब्रियम डिसाइड हुआ है, डिटरमाइन हुआ है। फिक्स रेट के ऊपर बात करें तो यहाँ पे सरप्लस हम देखते हैं एस्टेब्लिश हुआ है, यानी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। इस केस में क्या करेगी गवर्नमेंट, उस सरप्लस को यानी सरप्लस को विड्रॉ करेगी मार्केट में से, यानी नेशनल करेंसी है तो वो सरप्लस को खरीदेगी, नेशनल करेंसी को खरीदेगी, इफ़ दे आर टू प्रिवेंट द करेंसी फ्रॉम फॉलिंग। इन अदर वर्ड्स कीप इट अप एट द फिक्स रेट। अगर उसको फिक्स रेट को मेंटेन करना है तो गवर्नमेंट विल नीड टू बाई दिस सरप्लस। इस जो एक्स्ट्रा जो आधिक्य है जो मनी का, जो करेंसी का, उसको वो बाई करेगी, खरीदेगी, एंड दे विल बी सेलिंग फ्रॉम देयर फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, उसको वो सेल करेगी। तो उससे फॉरेन करेंसी है वो रिजर्व्स कम हो जाएंगे, बट द डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो डिमांड कब शिफ्ट होकर D से D2 हो जाएगा और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स रेट के ऊपर मेंटेन हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट इज आता हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम। Flexible exchange rates can be defined as exchange rates that is determined by global supply and demand of currency, कि ग्लोबली हमारी करेंसी की डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन क्या है। तो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस मिलके हमारी एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं, यानी दे आर द प्राइसेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिटरमाइंड बाय द मार्केट that can rapidly change due to supply and demand and are not based or not control। ना तो गवर्नमेंट कोई सेंट्रल बैंक उसको कंट्रोल करता है, ना ही उसको फिक्स करता है। बेसिकली प्योरली किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिमांड और मार्केट की जो डिमांड और सप्लाई कंडीशंस है, सप्लाई फोर्सेस है, वही सारे इसको डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल $1 माइट बाई, अगर आज के टाइम में हो सकता है $1 में 73 रुपीज़ आ रहे हैं, बट हो सकता है कल $1 में 70 रुपये आए। तो वैल्यूज ऑफ करेंसी है वो फ्लोट करती रहती है, तो इसको बोलते हैं हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। फेवर में यू कैन से कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करके रखता है, कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम को इंश्योर करता है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई पैरामीटर्स। क्योंकि किसी भी डोमेस्टिक इकोनॉमी की रियल स्टेट ऑफ जो कंडीशंस है, रियल स्टेट है, उसको रिफ्लेक्ट करता है कि ग्लोबल मार्केट में किसी भी कंट्री की जो रियल स्टेट है, रियल कंडीशन है इकोनॉमी की, वो कैसी है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को ये इंश्योर करता है कि बैलेंस पेमेंट में इक्विलिब्रियम बना रहे, स्टेबल रहे। किसी भी तरह के फ्लॉज के ऊपर, कैपिटल इनफ्लो है, आउटफ्लो है, या फॉरेन एक्सचेंज के फ्लॉज हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता, क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अपनी एक्सचेंज रेट को उसको फिक्स मेंटेन करके रखना है, इंटरफेयर करना है, तो किसी तरह के कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्टिव बनाने में हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि मॉनेटरी अगर कोई कंट्री है, अगर मान लो उसको अपना लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो वो क्या करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देगी। इससे क्या होगा, जो फ्लो ऑफ कैपिटल है वो दूसरी कंट्रीज में होगा, दूसरी कंट्रीज की तरफ होगा, क्योंकि हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो यहाँ पे प्रॉफिट्स कम है। तो इन जो आउटफ्लो ऑफ कैपिटल होगा, जहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट हाई होंगी उन कंट्रीज के अंदर, तो एक्सपोर्ट्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, इंपोर्ट्स हमारे कम हो जाएंगे, और बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो इंप्रूव हो जाएगा, और मॉनेटरी पॉलिसी इससे इफेक्ट हो जाती है। कोई फॉरेन करेंसी के जो लार्ज रिजर्व्स है वो मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, कि फ्लक्चुएशंस हमें इन केस, क्योंकि फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएट होती रहती है, तो वो ज़्यादा रिजर्व्स हमें मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होती है, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें, ये थे हमारे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। नेक्स्ट अगेंस्ट में क्या होंगे,
कि हाई लेवल ऑफ एक्सपोजर टू एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी कि बार बार वोलेटाइल होती है, चेंज होती रहती है, तो हाई लेवल ऑफ एक्सपोजर होता है कि डे टू डे भी हो सकता है कि बहुत सारा चेंज आए एक्सचेंज रेट के अंदर, तो बहुत हाई वोलेटाइल होती है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ करेंसी कंट्रोल कैन कटेल इकोनॉमिक रिकवरी और ग्रोथ, कि करेंसी के ऊपर कंट्रोल नहीं होता एक्सचेंज रेट के ऊपर गवर्नमेंट का, मॉनेटरी अथॉरिटी का, तो दैट कैन कटेल जो इकोनॉमिक रिकवरी होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, उसको वो कटेल कर सकता है, उसको रोक सकता है, उसको हर्डल उसके लिए एज ए हर्डल काम कर सकता है। स्पेकुलेशन को इनकरेज करता है, ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी होंगी, फ्लक्चुएशंस होंगे, तो ये सारी क्रियाएं भी होंगी, स्पेकुलेशन, हैजिंग और ये सट्टा वगैरह वाली चीज़ें। इट इज़ नॉट इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है, फ्लक्चुएशंस है, तो जो प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है वो भी स्टेबल नहीं होगा। तो इस चीज़ में भी नेक्स्ट इज इट इज़ अ थ्रेट टू इंटरनल स्टेबिलिटी, की प्राइस लेवल है वो भी बार बार चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई पैरामीटर्स, कि अगर हमारी एक्सचेंज रेट चेंज होगी, उसमें फ्लक्चुएशंस होंगे, तो इंटरनल स्टेबिलिटी है वो भी मेंटेन रहेगी, तो इट वर्क्स एज अ थ्रेट to internal stability. So these were the arguments against floating exchange rate system. Now determination of floating exchange rate system, कि वेर इज़ द एक्सचेंज रेट इज़ फ्लोटिंग, जैसे कि हम बहुत सारी करेंसीज के जो सारे ही फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड, इट विल बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज दैट इज सप्लाई एंड डिमांड, कि जब एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल होती है, फ्लोटिंग होती है, तो वो किससे डिटरमाइन होती है, मार्केट फोर्सेज से, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी। As in any other market, the rate will change constantly to reflect how much of the currency is being traded. However, कि जो सप्लाई और डिमांड है किसी भी करेंसी की, वो कैसे डिटरमाइन होती है, उन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम रुपये का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो कि इंडियन करेंसी है, एज एन एग्जाम्पल, एंड लुक एट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट सप्लाई एंड डिमांड एंड देयरफॉर द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। तो उन सारे फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे जो रुपये की सप्लाई और डिमांड को इफेक्ट करते हैं, और कैसे इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड होती है, वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, डिमांड फॉर रुपये एंड सप्लाई ऑफ रुपये, ये चीज़ हम की डिमांड कौन करता है, कौन कौन से फोर्सेस फैक्टर्स होते हैं जिनसे डिमांड क्रिएट होती है रुपये की, और कौन कौन से फैक्टर जो सप्लाई को क्रिएट करते हैं। द पीपल हु डिमांड रुपये आर दोज हु हैव बोट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया एंड नीड टू पे इन रुपये। और रुपये की जरूरत उनको होगी जिन लोगों ने इंडिया से गुड्स और सर्विसेज को, वस्तु और सेवाओं को आयात किया है, इंपोर्ट किया है, तो उनको इंडियन करेंसी में ही पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या करेंगे, दे नीड टू सेल देयर करेंसी एंड बाई रुपी इन एक्सचेंज। उनको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाना होगा, उनको अपनी करेंसीज की सप्लाई करनी होगी, अपनी करेंसी को बेचना होगा, और अपनी जो रुपये है, रुपये को वो खरीदेंगे एक्सचेंज में उसके। सो द डिमांड, रुपये की डिमांड है वो इज़ पार्टली डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ एक्सपोर्ट्स। जितना एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे उतना ही रुपये की डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे तो डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड उनको डोमेस्टिक करेंसी में ही पे करना होगा, हमें भुगतान करना होगा, इसलिए वो रुपये की डिमांड ज़्यादा करेंगे। हाउएवर पीपल मे ऑल्सो डिमांड रुपये सिंपली बिकॉज दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। अगर उन फॉरेनर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो भी उनको रुपये की जरूरत होगी, तो भी रुपये की डिमांड बढ़ेंगी, और बिकॉज दे आर स्पेकुलेटिंग टू मेक अ प्रॉफिट एज दे बिलीव द एक्सचेंज रेट विल चेंज, या फिर स्पेकुलेशन पर्पज से उनको, अगर इनको ऐसे प्रेडिक्शन है कि इंडिया के अंदर एक्सचेंज रेट है, इंडियन करेंसी की एक्सचेंज रेट चेंज हो सकती है, तो स्पेकुलेशन पर्पज के हिसाब से प्रॉफिट, टू मेक अ प्रॉफिट दे विल डिमांड रुपये। सो द डिमांड फॉर रुपये अराइजेज फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, कि एक्सपोर्ट्स जब इंक्रीज हो जाते हैं तब जरूरत पड़ेगी। इनफ्लो ऑफ फंड, अगर उनको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तब रुपये की जरूरत पड़ेगी। स्पेकुलेशन पर्पज से अगर यहाँ पे आकर उनको सट्टा लगाना है तो रुपये की डिमांड, उनको रुपये की डिमांड वहाँ पे होगी। तो ये सारे फैक्टर्स होंगे जो रुपये की डिमांड को क्रिएट करेंगे। सप्लाई कौन करेगा, सप्लाई ऑफ रुपये कम्स फ्रॉम पीपल हु आर सेलिंग रुपये टू बाई अदर करेंसी। अगर हमें दूसरी, उन लोगों से होगी जो दूसरी करेंसी को खरीदने के लिए रुपये को सप्लाई करते हैं, रुपये को बेचते हैं। वी ऑल डू दैट व्हेन वी ट्रैवल ओवरसीज। जब हम कहीं पर ट्रैवल करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम रुपये को बेच के हम दूसरी करेंसी, जहाँ वहाँ की जो लोकल करेंसी होती है वो हम उनको खरीदते हैं। जैसे यूरो, या जो किसी यूरोपियन कंट्री में जाना, अगर हम अमेरिका में जा रहे हैं तो हम डॉलर परचेज करेंगे, ताकि क्योंकि हमें वहाँ पे जो जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होंगे वो सारे उसी देश की करेंसी में होंगे। हाउएवर वी एज टूरिस्ट आर ओनली वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ओवरऑल सप्लाई ऑफ रुपी, मच ऑफ इट विल कम फ्रॉम फर्म्स। हम तो बहुत एज ए टूरिस्ट तो बहुत ही थोड़ा पार्ट हम सप्लाई करेंगे, ज़्यादा कहाँ से आएगा, फर्म से, हु बाई गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम ओवरसीज, जो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करती है,
बट देयर में और वहाँ उनको एक्सचेंज करने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो हमें डॉलर, अगर मान लो अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं तो हमें डॉलर में पेमेंट करनी होगी। डॉलर में पेमेंट करने के लिए हमें क्या होगा, रुपए की जरूरत पड़ेगी, रुपए को बेच के फिर हम डॉलर इन एक्सचेंज वी विल गेट, है ना। बट देयर में बी ऑल्सो भी आउटफ्लो ऑफ फंड एंड परहैप्स स्पेक्यूलेटिव फ्लोज एज वेल। तो सप्लाई ऑफ रुपी कहाँ से होगी, इंपोर्ट्स करते हैं तो सप्लाई ऑफ रुपी हम बदले में पेमेंट करेंगे। आउटफ्लो, यहाँ से कोई अगर इन्वेस्टमेंट करता है दूसरी कंट्री में तो सप्लाई करनी होगी स्पेकुलेशन पर्पज से। सेम एज डिमांड आएगी एक्सपोर्ट से इनफ्लो और स्पेकुलेशन, एंड सप्लाई हो गई इंपोर्ट्स, आउटफ्लो ऑफ फंड फ्रॉम इंडिया एंड स्पेकुलेशन पर्पज। अब द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिक्टेटेड प्योरली बाय डिमांड एंड सप्लाई कंसिडरेशन, कि जहाँ पे भी डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज है दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, वहीं पे जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन हो जाती है। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फैक्टर कैन इफेक्ट एक्सचेंज रेट ओनली थ्रू एंड डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज। दिस इज अ डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, जहाँ पे भी एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होंगे वो हमारे एक्सचेंज रेट क्वांटिटी ऑफ डॉलर और यहाँ पे प्राइस ऑफ डॉलर इन रुपीज़। हमने एक्सचेंज रेट को यहाँ पे वाई एक्सिस पे लिया है और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ऑफ मनी को लिया है, जबकि क्वांटिटी ऑफ डॉलर। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट जहाँ पे भी सप्लाई और डिमांड कर एंड सप्लाई कर जहाँ पे एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं वहाँ पे इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है $1 इक्वल टू 70 रुपीज़। दो टर्म्स हमने जो पहले डिस्कस की थी, डेप्रीशिएशन और एप्रीशिएशन। क्या होती है, डेप्रीशिएशन इज एन इंक्रीज इन द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि जब फॉरेन करेंसी के जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है या फिर जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी जो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। एंड एप्रीशिएशन इज अ फॉल इन द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़, ठीक है। अब दूसरी रेट कंसीडर करते हैं, $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज़ नाउ। तो वी कैन कंपेयर द 2 पॉइंट्स। दिस मीन्स दैट अब पहले क्या था, $1 में 70 रुपीज़ आ रहे हैं, अब एवरी डॉलर नाउ गेट्स 75, 5 रुपये उसको ज़्यादा मिलेंगे। तो इससे क्या हुआ, जो फॉरेन करेंसीज है फॉरेन करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। अब पहले $1 में 70 रुपये मिल रहे थे, अब $1 में 75। तो इसको क्या बोलेंगे हम, डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। अर्लियर वी गॉट, अब इसमें अगर हम अपने उसके लिए दैट इज वी एंड अप विद लेस डॉलर्स। पहले हमें ₹1 के अंदर 1/70 यानी $0.014 मिल रहे थे, अब $0.013 मिल रहे हैं, यानी कम मिल रहे हैं, यानी हमें जो रुपए की वैल्यू है वो कम हो गई है। दिस इज डेप्रीशिएशन ऑफ द रुपए। इन द सेम वे एन एप्रीशिएशन ऑफ रुपए मीन्स वी गेट मोर डॉलर। अगर हमें ₹1 में ज़्यादा डॉलर मिले तो दैट इज एप्रीशिएशन, यानी हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो उसको एप्रीशिएशन बोलेंगे, अगर डिक्रीज हो जाती है तो उसको डेप्रीशिएशन बोलेंगे। इंक्रीज इन डिमांड फॉर डॉलर्स। अब जो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है उसके ऊपर किन किन फैक्टर्स का इफेक्ट आता है, कि जब डॉलर्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है या फिर डॉलर की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो वो कैसे इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज को इफेक्ट करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। अगर डॉलर्स की डिमांड इंक्रीज हो जाए, यानी जब डिमांड कर, पहले हम इक्विलिब्रियम में यहाँ पे थे E1 पॉइंट के ऊपर जहाँ पे $71 इज इक्वल टू 70 रुपीज़, ये इक्विलिब्रियम रेट डिसाइड हुई थी, डिटरमाइन हुई थी। तो E1 पॉइंट पे जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जो फॉरेन एक्सचेंज की वहाँ इक्वल हो जाती है, वहाँ पे इक्विलिब्रियम रेट है दैट इज़ $1 इज इक्वल टू 70 इंडियन रुपी डिसाइड हो जाती है। तो इसमें क्या कहते हैं कि हम जब डॉलर्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो उससे क्या होगा, जो डिमांड कर्व है तो इससे क्या होगा, जो डिमांड कर्व वो शिफ्ट होकर D1 से क्या हो गया D2। तो अब जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है दैट इज E2, इस पर क्या हो, एक्सचेंज रेट क्या है, $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज़। दिस इज डेप्रीशिएशन ऑफ रुपी एंड एप्रीशिएशन ऑफ डॉलर। दिस में हैपन्स, ये अब डिमांड, डॉलर की डिमांड कब इंक्रीज होती है कि जब इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। अगर हमारे इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, तो हम डॉलर की डिमांड ज़्यादा करेंगे। सो इंपोर्टर नीड्स डॉलर टू पे गुड्स ब्रॉट फ्रॉम अब्रोड। दिस चेंज इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन ऑफ रुपी एंड एज वेल एज एप्रिशिएशन ऑफ डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ डॉलर। जब डॉलर की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, पहले E1 पॉइंट पे थे जहाँ पे $1 को 70 रुपीज़ की हमारी इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज थी, ठीक है। अगर अब डॉलर की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि हमने डायग्राम में दिखाया हुआ है, डॉलर की सप्लाई इंक्रीज होने से जो सप्लाई कर दैट इज शिफ्ट होके S1 से S2 हो गया। अब जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है दैट इज फिर $65 इज इक्वल टू 65 रुपीज़ इज इक्वल टू $1। डॉलर की सप्लाई कब इंक्रीज होगी, दिस में हैपन्स व्हेन एक्सपोर्ट्स राइज, कि जब एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और सेलर्स जो अब्रोड के सेलर्स होते हैं दे नीड टू पे इंडियन एक्सपोर्टर्स इन रुपी टर्म्स, है ना। तो उस केस में क्या करेंगे, उनको अपने फॉरेन एक्सचेंज की डॉलर की सप्लाई करनी पड़ेगी और इन पेमेंट करना पड़ेगा इंडियन रुपीज़ के अंदर, तो वो डॉलर की सप्लाई करेंगे इन एक्सचेंज।
तो सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। इससे क्या होगा, जो ये चेंज हमारा कहलाएगा एप्रिसिएशन ऑफ द रुपी एज वेल एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डॉलर। तो ये है एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो रेट ऑफ एक्सचेंज को इन्फ्लुएंस करेंगे, जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज को चेंज कर सकते हैं, चेंज आ सकता है, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन आ सकता है डोमेस्टिक करेंसी के एक्सचेंज रेट में। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? फर्स्ट इज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट प्राइसेस, कि जब एक्सपोर्ट प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, एक्सपोर्ट प्राइसेस जब इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, मोर डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी, क्योंकि ऑब्वियसली पेमेंट किस में होनी है, डोमेस्टिक करेंसी में। तो जो डिमांड है हमारे जो करेंसी की वो इंक्रीज हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि जो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है, जो प्राइस इलास्टिक डिमांड है अवर प्रोडक्ट वो इलास्टिक है या इलास्टिक है। अगर इनइलास्टिक होगी, बेलोसदार होगी, तो डिमांड हमारी डोमेस्टिक करेंसी की इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा, दैट विल लीड टू एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर इलास्टिक है, प्राइस इलास्टिक डिमांड, तो हमारे जो क्या चीज़ है ये, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, दैट विल लीड टू डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। क्योंकि इनइलास्टिक होता है तो उस केस में ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता प्राइस में चेंज होने से डिमांड के ऊपर। तो अगर एक्सपोर्ट हमारे जो प्रोडक्ट उसके प्राइसेस इंक्रीज भी आते हैं तो भी डिमांड में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा इनइलास्टिक होने की वजह से। तो ज़्यादा डिमांड होगा, एक्सपोर्ट प्राइसेस इंक्रीज होने पे भी डिमांड उतनी ही रहेगी प्रोडक्ट्स की, तो मोर डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी। और डिमांड ज़्यादा होगी हमारी करेंसी की तो दैट विल लीड टू एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अपोजिट में क्या होगा कि अगर हमारे जो प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिक डिमांड है, अगर वो हाई है, इलास्टिक है, तो उस केस में क्या, अगर एक्सपोर्ट प्राइसेस हमारे बढ़ जाते हैं, हमारे प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, दैट डिमांड कम होगी तो डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। दूसरा फैक्टर है इंक्रीज इन इम्पोर्ट प्राइसेस, कि जब इम्पोर्ट प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं इट मीन्स कि लेस सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इफ डिमांड और फॉर फॉरेन प्रोडक्ट, अगर फॉरेन जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड है वो हाईली इलास्टिक है, दैट इज लेस सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो यानी डिमांड हमारी कम हो जाएगी क्योंकि हाईली इलास्टिक है, लोचदार है। अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं किसी भी चीज़ के तो उसकी डिमांड, अगर लोचदार है तो उसकी डिमांड कम हो जानी है, डिमांड करेंगे नहीं, डिमांड कम होगी तो लेस सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, क्योंकि हम सप्लाई अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि हमें उसी करेंसी को खरीदना होगा, दूसरे देश की करेंसी को उस खरीदने के लिए में अपने रुपए का सप्लाई करनी पड़ेगी। तो सप्लाई जो है हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वो कम हो जाएगी, सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा है, दैट विल लीड टू एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एंड द सेकंड रिवर्स केस, जब प्राइस इलास्टिक डिमांड है वो फॉरेन प्रोडक्ट की वो इनइलास्टिक होगी तो दैट विल लीड टू डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। नेक्स्ट फैक्टर है चेंज इन प्राइस लेवल। जब प्राइस लेवल में चेंज आता है तो उसी इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज पे कैसे इफेक्ट आएगा। अगर किसी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है यानी प्राइस लेवल हाई है तो यानी डोमेस्टिक गुड्स है वो कॉस्टर होगी एज कम्पेयर टू फॉरेन गुड्स। फॉरेन गुड्स सस्ती हैं तो उससे क्या होगा, फॉरेन डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेज, क्योंकि हमारी गुड्स कॉस्टर हो गई है, फॉरेन गुड्स जो रिलेटिवली चीपर है तो फॉरेन डिमांड जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी के लिए डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी गुड्स अब ज़्यादा महंगी हो गई हैं। इसलिए वो फॉरेन कस्टमर वो क्या करेंगे, फॉरेन गुड्स को वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि वो रिलेटिवली चीपर हैं, वो सस्ती हैं। तो हमारी करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर प्राइस कम हो जाते हैं तो दैट विल लीड टू एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। नेक्स्ट फैक्टर इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल। फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो होगा, अगर हमारी कंट्री के अंदर कैपिटल इनफ्लो हो रहा है, आ रही है, तो सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कम हो जाती है। सप्लाई कम होने का मतलब एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर आउटफ्लो हो रहा है तो सप्लाई बढ़ जाती है, यानी डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं बहुत सारे इकोनॉमी के अंदर, जितने भी जैसे इनोवेशंस होते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ें होती हैं। टेक्नोलॉजी में चेंज, इनोवेशंस, जो प्रोडक्शन के प्रोसेस है उसके अंदर इनोवेशन होना, जो एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं, जो किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं उनकी वजह से भी डिमांड, हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इंक्रीज हो सकती है फॉरेन मार्केट के अंदर, जिससे क्या होगा, जो हमारे फेवर में होगा, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है तो एप्रिसिएशन होगा। अगर रिवर्स होता है कि हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड है अगर वो कम हो जाती है कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो वो डेप्रिसिएशन को लीड करेगा। नेक्स्ट फैक्टर इज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में चेंज आने की वजह से भी रेट ऑफ एक्सचेंज इफेक्ट होती है, कि अगर इंटरेस्ट रेट हमारी डोमेस्टिक कंट्री में अगर हाई होती है तो उससे दैट विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, कि दूसरी कंट्री के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। तो इनफ्लो ऑफ कैपिटल होगा, इनफ्लो ऑफ कैपिटल यानी एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी।
इकोनॉमिक कंडीशंस भी होती है सेम, रिवर्स इसका इंटरेस्ट रेट में अगर हमारी कम हो जाती है तो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी को लीड करेगा। इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं जैसे प्रोटेक्शन पॉलिसी है कि बहुत सारी जो गवर्नमेंट है फॉरेन कंपटीशन से अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आती है, इंपोर्ट्स को कम करती है, एक्सपोर्ट्स को इंकरेज करती है। तो उससे क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर फेवरेबल चेंजेस आते हैं जिससे रेट ऑफ एक्सचेंज हमारे फेवर में हो जाती है। वॉर और पीस के टाइम पे, अगर पीस का टाइम है जो कि एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, कॉन्फिडेंस भी लेके आता है फॉरेन इन्वेस्टर के अंदर, तो पीस के अंदर फेवरेबल इफेक्ट होता है, वॉर के टाइम में अनफेवरेबल इफेक्ट होता है, फिजिकल पॉलिसी। तो ये बहुत सारे जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा रेट ऑफ एक्सचेंज हमारी इफेक्ट मतलब कैसे होगी, एप्रिशिएशन होगा, डेप्रिशिएशन होगा। मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यानी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होंगी तो मोर अट्रैक्ट करेगी इन्वेस्टर्स को, फॉरेन इन्वेस्टर को कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो मोर इनफ्लो ऑफ कैपिटल यानी डिमांड फॉर डोमेस्टिक जो करेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए उनको यहीं की करेंसी में इन्वेस्ट करना होगा। तो डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या होगा, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अगर चीप मॉनेटरी पॉलिसी है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाते हैं उसके अंदर, तो दैट विल लीड टू डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। So these were the factors that influence equilibrium rate of exchange. Thank you.